हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो यूनिट पढ़ रहे थे उसी यूनिट में एक चैप्टर है, उसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसका मतलब बीजगणितीय तथा बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक का नाम देने का कारण यही है, प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे अवकलन की हो, चाहे समाकलन की हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे ट्रांसेंडेंटल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम संख्यात्मक रूप से हल ज्ञात करना। अगर हमें आंकड़े हैं, डाटा हैं, वो न्यूमेरिक रूप में दिए हुए हो तो इस एनए में हम यही पढ़ते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन की परिभाषा क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन की परिभाषा क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की परिभाषा क्या होती है, फिर हम उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन की परिभाषा। तो देखो समीकरण क्या होती है, इक्वेशन कि चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता के चिन्ह से संबंधित हो वो समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक समीकरण है क्योंकि ए बी सी ये क्या है, अचर राशियां, और एक्स और वाई क्या है, चर राशियां। तो चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता का चिन्ह या इसे कहते हैं बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह से संबंधित हो तो वो समीकरण कहलाती है। तो समीकरण की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं बीजीय समीकरण। तो बीजीय समीकरण आपने छोटी क्लास में पढ़ा, पॉलिनोमियल बहुपद, उसी को हम बीजीय, अगर उसको बराबर के रूप में लिखते हैं बराबर जीरो तो वो कहलाती है बीजीय समीकरण। तो देखो बीजीय समीकरण की परिभाषा क्या होगी, द एक्सप्रेशन या द व्यंजक अगर इस रूप में लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन वेयर ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए थ्री ये एन ए एन ये सभी क्या है, अचर राशियां हैं। तो ये जो व्यंजक लिखा गया ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर ये बराबर जीरो के रूप में दिया हुआ हो, क्योंकि बराबर में आ गया और चर और अचरों का संयोजन जो समता के चिन्ह से संबंधित हो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो ये अगर जिस व्यंजक में ओनली चर है वो अक्ष की घात के रूप में लिखे हुए तो वह समीकरण अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसे बोलते हैं अबीजीय समीकरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये पद है या ये कहते हैं एफ एक्स में, अगर इनके अलावा लॉगरिथम फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर ये भी विद्यमान हो तो वो समीकरण कहलाती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये है साइन एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 0, जैसे ये दे रखा है। तो ये जो समीकरण है, क्योंकि समीकरण में बराबर आ गया और चर और अचरों का संयोजन भी है तो समीकरण होगी। अब किस प्रकार की समीकरण है, क्योंकि इसमें साइन एक्स आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, अबीजीय समीकरण। और देखें जैसे कि e की पावर x प्लस कोस x प्लस log x इज इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है ये भी क्या हो गई, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अब क्यों, इसमें क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया और लॉगरिथम फंक्शन आ गया। कोई भी एक हो या दोनों भी हो या तीनों विद्यमान हो तो वो समीकरण कहलाती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये हो गया इक्वेशन की परिभाषा, अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अब पढ़ेंगे हम इनके हल या कहते हैं रूट्स एंड जीरोस ऑफ द इक्वेशन, किसी भी समीकरण के मूल या उसके हल कैसे ज्ञात करेंगे। अगर उस समीकरण में अक्ष का कोई भी मान रखने पर, अगर वो अक्ष का मान रखने पर वो जीरो हो जाए
तो वो अक्ष का मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, या रूट कहलाएगा, या जीरोज कहलाएंगे, या उसको कह देते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, उस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये दे रखा है f(x = 0), ये समीकरण है। किस प्रकार की, चाहे कोई सी भी हो, चाहे अलजेब्रिक हो चाहे ट्रांसेंडेंटल हो। अगर इसमें x का कोई मान रख दिया, मान लेते हैं x बराबर हमने रख दिया अल्फा, रख दिया x बराबर अल्फा रखने पर इसका मान हमारे पास आ गया f(α) = 0। तो ये अल्फा है, इस समीकरण का क्या कहलाएगा, रूट या जीरोज या सॉल्यूशन कहलाता है। तो x बराबर अल्फा इसमें रखने पर ये सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि जब x माइनस अल्फा, इसका गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फा का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लेते हैं 15 है वो 3 इसका एक भाजक है, क्योंकि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। इसका मतलब ये x बराबर 3 इसका एक इस समीकरण का मूल हो गया, या कहते हैं इसका हल हो गया, या इसका कहते हैं गुणनखंड हो गया। तो x बराबर अल्फा इसका एक मूल है, तो x माइनस अल्फा इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, या कहते हैं फैक्टर हो जाएगा। अब हम प्रीवियस क्लास में, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं कि जितने घात का समीकरण होगा उसके मूल इतने ही होंगे। मान लेते हैं ये अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन n घात की हो, अलजेब्रिक होगी तो n घात की होगी, और ट्रांसेंडेंटल होगी तो हम इसके घात के बारे में पता नहीं पता, क्योंकि अनंत घात का कोई साइन x का प्रसार क्या होता है, अनंत तक जाता है, log x का प्रसार भी क्या जाता है, अनंत तक जाता है, e की पावर x का प्रसार भी क्या जाता है, अनंत तक जाता है। तो हम x की घात कितनी होगी ये नहीं बता पाए, सिर्फ ओनली अलजेब्रिक इक्वेशन में ही हम उसकी समीकरण की घात बता सकते हैं। तो चाहे कितने घात का हो वो समीकरण, तो उसके मूल कितने होंगे, उतने ही होंगे। तो n घात की समीकरण के मूल n होंगे, जिसमें कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या ये कहते हैं सभी रियल हो सकते हैं या सभी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब देखो, इन इक्वेशन को हल करने की हमारे पास कुछ विधियां हैं। जो विधियां पहली है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि। दूसरी है बाइसेक्शन विधि मेथड, जिसको हम कहते हैं द्विविभाजन विधि। तीसरी है रेगुलर फॉल्स मेथड। चौथी है इसी का नाम दूसरा है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। चौथी है इटरेशन मेथड, और पांचवी है एनआर मेथड या न्यूटन रेफर मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परंतु आपके सिलेबस में ये इसका कुछ ही पार्ट है। आपके सिलेबस में एक तो बाइसेक्शन मेथड है, एक रेगुलर फॉल्स मेथड है, और एक इटरेशन मेथड है, और एनआर का थोड़ा सा भाग है। ग्राफिकल मेथड नहीं है आपके सिलेबस में, और ये एनआर मेथड है वो पूरा नहीं है। तो हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। तो पहला है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम अभी हमने 5 फॉर्मूले के बारे में जाना। उन फॉर्मूलों से मैंने बताया कि आपके सिलेबस में बाइसेक्शन है, रेगुलर फॉल्स मेथड है, और इटरेशन मेथड है, और एनआर मेथड का कुछ भाग है। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो देखो ग्राफिकल मेथड क्या है कि जैसे आपको दे रखा है f(x = 0), इस समीकरण का मूल ग्राफिकल विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के वैसे 2 तरीके हैं। एक तो इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाएं, और जो ग्राफ जिस अक्ष को जिस बिंदु पर काटता हो वो बिंदु इस समीकरण के मूल होंगे। एक तो मेथड ये। दूसरा ये है कि इसको दिए गए वक्र को हम 2 रूप में लिख लेते हैं। 2 रूप में ऐसा कि इसी को ऐसा लिख लेते हैं πx बराबर साई x। इसको अगर ये 2 भागों में हो रहा है तो 2 भागों में हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको बराबर y मान लेंगे, y बराबर πx और y बराबर साई x। मानने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राफ द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में बनाएंगे। बनाने पर अगर ये दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटते हो
ये दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटते हो वह बिंदु इस समीकरण का मूल कहलाता है। तो जितनी बार ये काटेंगे वो उतने ही बिंदु इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। ये तो है ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट हम इसको डायग्राम में आलेखित करने के बाद में ये वक्र अक्ष को जिस बिंदु पर काटता हो वह बिंदु इस समीकरण के निर्देशांक होंगे। या ये कहते हैं इसको दो भागों में बांट लिया समीकरण को, फाई एक्स बराबर साई एक्स, इन दोनों को बराबर मान लिया वाई, वाई बराबर हो गया फाई एक्स, वाई बराबर हो गया साई एक्स। इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में। बनाने पर ये दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। एक तो ये है, ये होगी ग्राफिकल विधि जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसका बारे में जान लिया। अब पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो नाम से इसको द्विव विभाजन विधि या द्विव भाजन विधि भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे कि हमें एफ एक्स है वो दो वास्तविक बिंदु और ए और बी पर एक फलन सतत है। हमने मान लिया कि समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण है जो दो वास्तविक संख्याओं ए तथा बी के मध्य क्या है, सतत है। सतत का मतलब क्या होता है, वक्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जब उसका डायग्राम बनाए तो वक्र टूटना नहीं चाहिए। वो अगर टूटा हुआ है तो वो सतत नहीं है, अगर नहीं टूटा हुआ है तो इसका मतलब वो सतत है। तो वक्र है या ये कहते हैं समीकरण एफ एक्स बराबर 0 दो वास्तविक संख्या ए तथा बी के मध्य सतत है, तथा साथ में ही एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी इन दोनों के चिन्ह है वो विपरीत है। या ये माने ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, बाइसेक्शन मेथड में हमें हमारे पास समीकरण दे रखा है एफ एक्स बराबर 0 तथा साथ में ये दे रखा है कि ए और बी पर ये सतत है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में सतत है, और साथ में दे रखा है कि एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी विपरीत चिन्हों के हैं। अब क्या करेंगे, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। मैं मान लेता हूं, लेट माना कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ बी लेस देन 0। विपरीत चिन्ह हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। विपरीत चिन्ह के होने के बाद में इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मूल है ये दोनों है, जो मान है या ये कहते हैं वाई का मान वो एक अक्ष के ऊपर है, एक अक्ष के नीचे है। यही हुआ इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अक्ष के ऊपर वाई का मान अगर धनात्मक कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में, और वाई का मान ऋणात्मक कहाँ होगा, वाई का धनात्मक मान एक तो प्रथम एक द्वितीय में होता है धनात्मक, और वाई का मान है ऋणात्मक वो द्वितीय और तृतीय और चतुर्थांश में होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब मान लिया हमने ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये लेस देन 0 इसका मतलब ये या तो तीसरे निर्देशांक में होगा या चौथे में होगा। इसका मतलब अक्ष के नीचे है और ये अक्ष के ऊपर है। तो इसका मतलब ये आ गया। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, इसका मतलब मूल है वो ए तथा बी इन दोनों के मध्य होगा। समझ में आया क्यों, मध्य ऐसे होगा। मूल क्या, वह बिंदु ज्ञात करना जो अक्ष को वक्र जब डायग्राम बनाए तो अक्ष को जहां काटे वो मान ही उस समीकरण का मूल कहलाता है। एक ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब वक्र ऊपर है और नीचे है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, जैसे ये डायग्राम ये वक्र हमने खींचा तो ये मान लिया एफ ऑफ ए है और ये है एफ ऑफ बी। इसका मतलब ये बिंदु हमें ज्ञात करना है, ये है ये है। अब क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे, प्रथम अप्रोक्सीमेशन में x0 मान लिया, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, तो ये आ गया प्रथम अप्रोक्सीमेशन। अब ये मान x0 को हमने फलन के अंदर रखा, रखने पर फलन के अंदर रखने पर अगर इसका मान फलन का मान क्या आ जाए, या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए, इनमें से एक होगा। मान लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का है, ये लेस देन 0। इसका मतलब मूल है वो x0 तथा b के मध्य
दोनों के मध्य विद्यमान होगा, तो ये कह सकते हैं अतः मूल, मैं इधर बता रहा हूं, अतः मूल F0 और B के मध्य विद्यमान है। हमने क्या किया, इस इंटरवल को डिवाइड किया और F0 का मान क्या है, F0 का मान है a प्लस बी बटे 2 और b, क्योंकि ये राशि क्या है, b से छोटी है तो इधर ही आएगी। अब क्या करेंगे, इनको फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसको मान लिया हमने, तो ये आ गया F0 और b। अब इन दोनों को डिवाइड किया और 2 का भाग दिया, फर्स्ट वन बराबर आ गया F0 प्लस b बटे 2। ये अब क्या करेंगे, ये फलन के अंदर रखेंगे, फलन के अंदर रखा तो क्या आएगा, f(x1) इज इक्वल टू, रखने पर इसका मान लेते हैं या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लेते हैं इसका मान आ गया नेगेटिव आ गया, तो क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है फलन का मान और इस पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मूल किनके बीच में होगा, f0 और x1 के मध्य होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं therefore रूट लाइज बिटवीन x1 और x0। तो अगला फिर क्या करेंगे, x2 का मान x0 प्लस x1 बटे 2, जिनके बीच में रूट विद्यमान होगा उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना हमें। ये क्या कहलाता है, बाइसेक्शन, मतलब तोड़ते रहते हैं। उस इंटरवल को पहले क्या था, इतना बड़ा था, मान लेते वो इंटरवल ये था a से b, फिर इसको हमने डिवाइड किया तो यहां आ गया, ये आ गया f0, इसका मतलब मूल अब इस भाग में नहीं है, इसमें है, यही तो है अपना, इस भाग में है। फिर क्या किया, इसको पीछे टुकड़ा किया, ये आ गया, ये x1। अब इस पर क्या है, x1 पर क्या है नेगेटिव और b पर भी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब मूल इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब मूल है इसके अंदर है। फिर इसको टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो बीच में आएगा। इसका मतलब हम उस मूल के नजदीक पहुंच जाते हैं जिस पर उसको मान फलन में रखने पर 0 हो जाए। अगर मान लेते हैं यहीं पर इसका मान अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट मूल हो गया। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमने मान लिया ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक में होगा। मैंने मान लिया क्या माना कि ये इस बिंदु पर फलन का मान क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब मूल इन दोनों के मध्य होगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो हमारे पास इंटरवल आ गया x0 प्लस b बटे 2। अब इस पर हमने फलन के अंदर रखा, अगर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आने पर इसका मतलब ये मूल हो गया एग्जैक्ट। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। मैंने मान लिया इसका नाम नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो मूल कहां होता था, ये पॉजिटिव और ये b नेगेटिव, इसका मतलब x1 और b के मध्य होता। अगर ये नेगेटिव है तो x0 और x1 के मध्य होगा। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि उस बिंदु पर फलन में के अंदर रखने पर उसका मान लगभग 0 या एग्जैक्ट 0 आ जाए, तब तक ये प्रोसेस करेंगे। और वो मान x का वो क्या कहलाएगा, उस समीकरण का मूल अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, सन्निकटन मान कहलाएगा, मूल के एकदम नजदीक। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, थोड़ी सी प्रोसेस लेंथी है। और इस चैप्टर में और इससे अगले वाले चैप्टर में हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होगा। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होना जरूरी है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अब इसी के आधार पर, बाइसेक्शन के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल यह है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x2 माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है द्विविभाजन विधि से। और साथ में हमें दे रखा है कि x बराबर 2 और x बराबर 4 के मध्य इसका मूल है। अगर हमें ये नहीं दिया होता तो हम क्या निकालते, इनिशियल रूट निकालते। वो फिर क्या x बराबर 0, 1, 2, 3 ये रख के निकालते। और जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए इसका मतलब मूल उनके मध्य ही होगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इज, समीकरण दे रखा हमें x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया f(x) बराबर, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 8। नाउ अब क्या करेंगे,
x बराबर 2 रखेंगे इसमें, x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, 2 की घात 3 माइनस 9 गुणा 2 प्लस 1, 8 माइनस 9 प्लस 1, तो 8 एक 9 और 9 में से 9 गए, सॉरी ये 18 हो गए, 9 दूनी 18, तो 18 में से 9 गए तो माइनस का ये 9 आ गया, इसका मतलब ये लेस देन 0 आ गया। एंड F3 बराबर x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 की घात 3 माइनस 9 गुणा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 से 9 9 27 माइनस 9 27 प्लस 1, 27 से 27 कट गया, बराबर आ गया 1, और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो F2 का मान आ गया लेस देन 0 और F3 का मान आ गया ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, इसका मतलब इस समीकरण का मूल है वो 2 और 3 के मध्य ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसका मतलब मूल इन दोनों के मध्य ही होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस क्लास में। अगर किसी समीकरण का मूल किसी बिंदु पर पॉजिटिव है, किसी बिंदु पर नेगेटिव है, दो बिंदु है उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब मूल उन दोनों के बीच में ही होगा। ये हम डायग्राम बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकटन। अब क्या करेंगे, x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, a का मान है 2, b का मान है 3, बाई 2 बराबर आ जाएगा इसका 2.5। x0 का मान आ गया 2.5। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को फलन में रखेंगे, रखने पर क्या आएगा, f0 इज इक्वल टू आ जाएगा f 2.5 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2.5 का घात 3 माइनस 9 गुणा 2.5 प्लस 1। मैंने क्या किया, x की जगह फलन के अंदर रखा 2.5, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सम करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2.5 इंटू 2.5 की घात 3 का मान क्या आएगा, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, इसको 2.5 से फिर से गुणा करेंगे, 25 12 36 31, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, तो यह आ जाएगा 52651, तो यह आ जाएगा 15.625 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 45, 9 दूनी 18, 4 22 प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16.625 माइनस 22.5। अब ये बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह माइनस का है, ये छोटी है इसका चिन्ह प्लस का है, तो हम हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं और चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ी के पहले लगा हुआ हो। तो देखो इसको घटाएंगे क्या आएगा, 22.500, इसको लिख दिया 16.625, तो ये आएगा 578.5, तो ये आएगा माइनस 5.875। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। तो x बराबर 2.5 पर नेगेटिव आ गया फलन का मान, और पॉजिटिव किस पर है, F3 पर। इसका मतलब रूट है वो किन के मध्य होगा, 2.5 और 3 के मध्य होगा। तो अतः therefore roots of equation first is lies between 2.5 and 3। अब आएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे,
वही करेंगे। x1 बराबर क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 3/2, क्योंकि रूट किन के मध्य है। अब रूट 2 और 2.5 के मध्य नहीं है, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, तो इसका रूट इनके मध्य नहीं है। रूट है वो 2.5 और 3 के मध्य है। अब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2.75 ये आ जाएगा। तो 5.5 में 2 का भाग देंगे 2.75 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको फलन के अंदर रखेंगे तो f1 बराबर आ जाएगा 2.75 की घात 3 माइनस 9 गुणा 2.75 प्लस 1। अब इसका मान है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सॉल्व करने पर तो आ जाएगा 2 माइनस 2.96 जो कि लेस देन 0 है। तो इस बिंदु पर फलन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की संख्या आएगी, इसका मतलब लेस देन 0। इसका मतलब रूट किन के मध्य होगा, क्योंकि 3 पर क्या है प्लस, अब 2.5 पर क्या है नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, 2.7 पर, इसका मतलब रूट इन दोनों के बीच में तो नहीं है। रूट किन के बीच में है, 2.75 और 3 के बीच में। तो हम यही लैंग्वेज लिखेंगे, देयरफॉर रूट ऑफ इक्वेशन 5 इज लाइज बिटवीन 2.75 एंड 3। अगला फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा। फिर अगला जब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक इसका मान लगभग 0 की ओर ना जाए। देखो यहां पर माइनस का 9 था, यहां पर 1 था, तो रूट किसके नजदीक होगा ज्यादा, 3 के नजदीक, क्योंकि 0 के नजदीक, इनमें से 0 के नजदीक कौन सा है, 1 ही तो है, क्योंकि 0 इधर, ये 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 0 के नजदीक जो होगा वही उसके मूल की ओर होगा। तो इसका मतलब रूट 3 के नजदीक होगा और वो 3 की तरफ ही जा रहा है। यहां पर भी 2.5 और 3, अब ये माइनस 5.5 और ये प्लस का 1, तो इसका मतलब 3 की तरफ है। फिर यहां पर आया -2, अब देखो इधर जा रहा है 0 की ओर जा रहा है ना, क्योंकि यहां पर माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 2, इसका मतलब घट रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि ये मान लगभग 0 की ओर अग्रसर ना जाए। धन्यवाद।